राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सॉल्यूशन चैप्टर की, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर की अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं बीच में उसको समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिडिक्ट वेदर वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1 व्हेन इथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन। अच्छा, तो पहले तो आप ये समझो कि ये इथेनोइक एसिड जब डिसॉल्व किया जाएगा तो अपने आप को डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करेगा तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा? वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा। एक मिनट, ये अनडू क्यों हो रहा है? ठीक, ये डिसोसिएट करता है एक्वस मीडियम में। तो बेंजीन CH3COH अपने आप को एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करता है। फिर वही हम लगाते हैं, मैं पूरा लगा के दिखाता हूं आपको, रिवाइज हो जाएगा। 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 1 प्लस अल्फा बाय 1। तो ये आपका डिसोसिएशन का वेंट ऑफ फैक्टर है जो 1 से बड़ा आता है। अगर मैं इसको बेंजीन में डिसॉल्व करता हूं तो ये डाइमराइज हो जाता है, यानी कि एसोसिएट कर जाता है। 1 0 1 माइनस अल्फा या अल्फा बाय 2। तो अब एसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी कि 1 माइनस समथिंग। तो एसोसिएशन में आपका वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 आता है, डिसोसिएशन में आपका वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 आता है। इसमें एसोसिएशन हुआ है तो वेंट ऑफ फैक्टर होगा लेस देन 1। आगे, व्हाट इज आइसोटोनिक? हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। आइसोटोनिक वो होता है जिसमें जो दोनों तरफ होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, इधर और उधर, उसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है। हाइपरटोनिक में एक तरफ हाइपरटोनिक में ज्यादा होती है और हाइपोटोनिक में कम होती है, ठीक है। ये ऑस्मोसिस में होता है। देखो, इसके लिए हम एनसीईआरटी में जाते हैं और ये चीज पढ़ते हैं। एक तो चीज पढ़नी है आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जब जाता है सॉल्वेंट, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और उसको अगर रोक दिया जाए तो जिस प्रेशर पे उसे रोका जाता है उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसके लिए जो बीच में मेम्ब्रेन लगती है वो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बात पढ़ लो। Assume that only solvent molecule can pass through this semi-permeable membrane. If this membrane is placed between the solvent and the solution, as shown in figure, the solvent molecule will flow through the membrane from the pure solvent to solution. This process of flow is known as osmosis. ठीक है। अब हाइपरटोनिक कहाँ गया इसमें? देखो, टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर। ये है इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएट विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9% NaCl, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है ऑन अदर हैंड, इफ वी place cell in a solution containing more than 0.9% sodium chloride, water will flow out of the cell, और उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। और if the salt concentration is less than 0.9%, तो वाटर अंदर की तरफ आएगा, उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। इस पूरे को पढ़ लो, इस पूरे को 2 मिनट वीडियो रोको और पूरे को पढ़ो। इसी के साथ साथ एक बार इस चीज को भी पढ़ो।
Osmotic pressure method has the advantage over the other method as pressure measured is around the room temperature. तो ये आसान होता है, तो रूम टेम्परेचर पे प्रेशर मेजर किया जाता है एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी एज कंपेयर टू द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टेक्निक अच्छी होती है। आगे चलते हैं। डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया मैंने। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, जिस पर वो रुक रहा था उससे ज्यादा लगाएंगे, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो था लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इन तीनों को ही अब मैं आपको डेफिनेशन को दिखा रहा हूं। ये देखो, two solution having the same osmotic pressure at a given temperature is called isotonic. Osmotic pressure is the extra pressure which is applied on the solution just to prevent the flow of solvent in solution through a semi-permeable membrane in process of osmosis. अगला, if the pressure higher than osmotic pressure is applied, the solvent will flow फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट की तरफ, और इसी को कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तुम्हारे घरों में लगा होता है पानी को साफ करने के लिए। इसको रोककर 2 मिनट पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी डेफिनेशन ही है, पढ़ लो। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द एलिवेशन in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. It is also known as एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। आगे, अब वो कहता है 18 ग्राम, गिवन मास दे रखा है 18 ग्राम। नॉन वोलेटाइल का मतलब वेंटो फैक्टर नहीं लोगे। जब वो बोलना नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आप वेंटो फैक्टर मत लेना। सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 200 ग्राम, उसका नाम भी दे रखा है H2O, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी मिल गया मेरे को 18 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास मेरे पास नहीं है, यहां ए लिखना था, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 272.07। अच्छा देखो, अब डेल्टा टी एफ हम कैसे निकालते हैं? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ हमारे पानी का कितना होता है? 273.15 माइनस 272.07, तो आपके पास डेल्टा टी एफ आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है? एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, के एफ अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू में 1000। चेक करो, आपके पास डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू ए है, के एफ है, डेल्टा टी एफ है, 1000 है, मतलब भगवान कहते हैं सब कुछ है, तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। आगे चलते हैं। सोल्यूशन कंटेन, फिर गिवन मास आ गया 60 ग्राम, फिर गिवन मास आ गया ए का 250 ग्राम, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ 270.67, फिर वही आ गया 273.15 माइनस 270.67, के एफ भी दिया हुआ है, फिर वही मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ था, इसका दिया है पानी का 18 ग्राम, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, अब नाम दे दिया CaCl2, टू बी डिजोल्व इन 500 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मोलैलिटी। मोलैलिटी को खोल सकते हो आप नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, क्योंकि सब कुछ ग्राम में दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स को खोल सकते हो आप गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इनटू में 1000। अब क्या करना है आपको गिवन मास को ही रखना, बाकी सब चीजें उधर ले जानी। डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में डब्ल्यू ए एम बी डिवाइड में 1000, यहां डब्ल्यू बी रखा और के एफ, ठीक है। अब देखो,
डेल्टा टीएफ उसने दे रखा है 2, क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ दे रखा है 2 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास ए का दे रखा है बी का 111 ग्राम, ए पानी है तो 18, और डब्ल्यू ए भी दे रखा है 500 ग्राम। हो गया क्वेश्चन, चेक कर लो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2024 में आया है। कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट, फिर वही आपका गिवन मास दे रखा है 6.3, गिवन मास सॉल्वेंट का भी दे रखा है 27, क्लोरोफॉर्म यानी कि मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, 35.5 मल्टीप्लाई में 3 तो हो गया 105, 106.5 और 12, 6, 117, 18, देखो यहाँ पे आता है आपका 35.5, ठीक है, 3 तिया 9, 90, 15, 6.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 199.5। देख लेना फिर भी एक बारी, ये मॉलिक्यूलर मास लिख दिया मैंने इसका, ये भी दे रखा है। डिसॉल्व किस में किया है, डिसॉल्व इन, अच्छा, a molar mass of compound, a molar mass of compound 6.3 ग्राम, it is dissolved in 27 ग्राम of chloroform to form of solution। तो ये WA है बेटा आपका, MA है ये, MB नहीं दे रखा, क्या लगा रहा है बॉइलिंग पॉइंट 68.04, ठीक है, और उसका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, अब कितना, पहले कितना था 61.04, तो डेल्टा TB आ गया 68.04 माइनस 61.04, ठीक है। KB भी दे रखा है उसने, KB दे रखा है 3.63, ठीक है, तो आप लिख सकते हो MB इज इक्वल्स टू WB अपॉन में WA, KB अपॉन में डेल्टा TB मल्टीप्लाई में 1000। चेक करो, ठीक है, अभी तक सारे क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर का आएगा तब देखेंगे। A 5% solution of Na2SO4.10H2O is isotonic with 2% solution of non-electrolytic non-volatile substance X. Find out the molecular weight of X. देखो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, CRT, ठीक है, वो कहता है 5%, अब वो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बराबर है 5% सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इसको मैंने पाई 1 नाम दिया है, दूसरे को नाम दे रहा हूं पाई 2। अब इसमें वेंट ऑफ फैक्टर मुझे दे रखा है, पहले मैं आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना सिखाता हूं। Na2SO4.10H2O में कितने आयन है, 2 Na है और 1 SO4 है, तो 3 वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है। दूसरे वाला जो है नॉन वोलेटाइल मतलब उसमें वेंट ऑफ फैक्टर नहीं है, पाई 1 बराबर है पाई 2 के, ICRT बराबर है, C1 ले लो, इसको C2 ले लो, C2RT, R हमेशा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां पर, इतना ग्राम बराबर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X जो दूसरे वाला है। अच्छा, I कितना है आपका 3, कंसंट्रेशन कितनी है, गिवन मास, अब अगर मैं 5/100 लूं, अब देखो इस 5/100 को खोलते हैं और 2/100 को, ये 5% को आप लिख सकते हो 5/100, जिसमें से 5 हो गया आपका सॉल्यूट का मास और ये हो गया पूरे सॉल्यूशन का मास, ठीक, और दूसरा है 2%, 2/100 सॉल्यूट का मास पूरे सॉल्यूशन का मास, ठीक। अब हमें क्या लगाना है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कोई चीज थी वो
Na2SO4.10H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा आपको। 2 सोडियम, 23 दूनी 46, सल्फर 32, के 64, 180, ठीक है, 64, 180, 18, 180, 64, 32, 66, 96, इसको चेक कर लेना, ठीक है। 332 आ गया ये। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और यहां पर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये मुझे पता नहीं है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम काट दिया, इक्वेट कर दिया, तो ये आया आपका एमबी, ठीक है। अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेक कर लो। 5% Na2SO4.10H2O का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आइसोटोनिक है 2% किसी सोल्यूशन के साथ। तो यहां पर मुझे एक में तो वेंट ऑफ फैक्टर देखने को मिला, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलिटिक नॉन वोलेटाइलिक था, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर मैंने नहीं लिया, वो डिसोसिएट नहीं हुआ। फिर आ गया सेम क्वेश्चन, गलती से आ गया, ग्लूकोज सोल्यूशन विच बॉयल एट इतने एट 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो टेम्परेचर दे रखा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, what will be relative lowering in vapor pressure, an aqueous solution of urea which is equimolar with given glucose। अच्छा, आपको केबी भी दे रखा है, और वो कह रहा है क्या होगा उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टीएफ का। डेल्टा टीएफ है हमारे पास 101 है इस वक्त, वैसे होता है 100 अगर पानी होता तो, ठीक है, तो 1.04 आ गया। और डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है, के एफ मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, मोलैलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया आपका डेल्टा टीएफ के एफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में 1000। अब बताओ ग्लूकोज सोल्यूशन विच है इतना इतना इतना, और उसका प्रेशर भी दे रखा है, लोअरिंग वेपर प्रेशर दे रखा है। अब वो मुझसे मांगता है an aqueous solution of urea which is equimolar to given glucose solution, ठीक है। वेपर प्रेशर निकालो, वेपर प्रेशर निकालने का बेटा एक ही तरीका है, वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू काई बी। तो काई बी पे काम करना है क्योंकि प्रेशर तो मुझे इतने देने रखे, मैं इसको सीधा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर रख दूंगा। काई बी कैसे निकालेंगे, हमारे पास डेल्टा टी बी दे रखा है ऊपर, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए दे रखा है, नहीं दे रखा, तो डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए का रेशियो निकाल लेंगे। नाम दे रखा है जिससे हम एम बी निकाल ले, हाँ ग्लूकोज दे रखा है, तो एम बी दे रखा है आपको 180 ग्लूकोज के लिए, और क्या दे रखा है, ठीक है। अब हमें डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए निकालना है। एम ए भी दे रखा है यूरिया, यूरिया का NH2CO NH2 का शायद 60 होता है, चेक कर लेना बेटा आप, है यूरिया का फॉर्मूला रहता है तो NH2CO NH2। अब अब मोल फ्रैक्शन की बारी आती है। हमारे पास यहां से सब कुछ सॉल्व करके जो आया है वो आया है डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए, ये रेशियो आ गई हमारे पास। अब काई बी अगर मैंने निकाल लिया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, काई बी होता है एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अगर सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो तो मैं उसको लिख सकता हूं एन बी अपॉन में खाली एन ए, एन बी अपॉन में एन ए में मैं इसको लिख सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। अब देखो मेरे पास इन दोनों का रेशो है,
ये अलग से, ये अलग से, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, जरा ध्यान दे लो। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर? रिवर्स हो जाता है वो। एसीटोन इज एडेड टू, क्या होगा अगर मैं एसीटोन को ऐड करूं प्योर इथेनॉल के साथ? अच्छा, एसीटोन और इथेनॉल दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, और अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इथेनॉल के अंदर, और अगर इथेनॉल के पास पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब, अगर मैं इसको बोलूं, एसीटोन को ऐड किया ना, बीबी और ए इंटरेक्शन, तो ए इंटरेक्शन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब वो ए बी इंटरेक्शन से स्ट्रांग है। अगर ए बी इंटरेक्शन वीक हो तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो एसीटोन अगर ऐड किया जाए प्योर इथेनॉल में तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, दो तरीके के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अगर पहले वाली फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो, पहले मिलने से पहले, तो होगा पॉजिटिव डेविएशन, और अगर मिलने के बाद हो तो नेगेटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है। फिर भी हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 32 पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। आगे, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग, गिवन मास दे रखा है आपको HBr का, गिवन मास दे रखा है आपको पानी का, मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं HBr का, मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं पानी का। डेल्टा TF कैसे निकालोगे आप? KF मल्टीप्लाई में KF भी दे रखा है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी होता है NB अपॉन में WA इंटू में 1000। क्वेश्चन खत्म। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट? किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा? यहां हमें दो केस दे रखे हैं, अब जरा ध्यान देना। 0.05 Al2SO4 और 0.1 K3FeCN6। ठीक है, एक तो 0.05 आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, एक वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे हम। दो एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है, तो वेंट ऑफ फैक्टर आ गया आपका 5। अच्छा, इस वाले में 3 K है और 1 K है, वेंट ऑफ फैक्टर आ गया आपका 4। देखो, इस वाले में वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया? 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, तो वेंट ऑफ फैक्टर आया 2 + 3 5, और यहाँ पे 3 K और 1 FeCN, FeCN6 टूटता नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो 3 + 1 4, तो वेंट ऑफ फैक्टर तो दोनों के आ गए। अब मुझे निकालना है डेल्टा TF। डेल्टा TF होता है IKF मोलैलिटी। ठीक है, अब यहां पर आपका I आ रहा है 5, मोलैलिटी आ रही है 0.05। ये मैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट गिवन मास ले रहा हूं। ठीक है, गिवन मास को मारो गोली। एक ये आ रहा है और एक का डेल्टा TF आ रहा है 4 मल्टीप्लाई में 0.1 KF, तो एक का आ रहा है 0.25 KF और एक का आ रहा है 0.4 KF। तो ये फर्स्ट ले लो इसको, या इसको डेल्टा TF, इसको डेल्टा TF डैश कर दो। तो जो एल्यूमिनियम है उसका डेल्टा TF छोटा आ रहा है, जिसका डेल्टा TF छोटा आ रहा है मतलब उसमें से कम माइनस हुआ है, तो उसका KF बड़ा होगा। तो Al2SO4 होल थ्राइस का फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा है K3FeCN6 से। दोबारा बोल देता हूं क्यों। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाया IKFM, और M की वैल्यू मैंने 0.05 ले ली और I दोनों का निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया। जिसका डेल्टा TF बड़ा आया उसका TF छोटा होगा। अगला, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, फिर सेम क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल पीछे देखे हमने। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड। इसका अभी मैंने आपको एनसीईआरटी से आंसर पढ़वाया था।
ये रहा इसका आंसर ना। अरे कहां गया? ये रहा इसका आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज एडवांटेज ओवर द अदर मेथड। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आसानी से हो जाता है, और मोलैरिटी जो होती है, यहां मोलैरिटी को यूज करते हैं मोलैरिटी के कंपैरिजन में, और यहां पर ये एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी, ठीक है, और वो आसानी से मेजर किया जा सकता है लार्ज मैग्नीट्यूड। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 m KCl solution is nearly double than 1 m solution of sugar। अब वो कह रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डबल क्यों होता है? क्योंकि KCl में वेंट ऑफ फैक्टर आता है, वो आता है K और Cl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 आता है, और डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई में KF डेल्टा T। तो यहां पर ये वेंट ऑफ फैक्टर 2 लग जाता है इसलिए, क्योंकि KCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 होता है। आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाओ, मोलैरिटी समझाओ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर, इन सब की डेफिनेशंस देख लो। 37 ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। पढ़ लेना बेटा तुम ढंग से, मोलैरिटी की देख लो, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन देख लो। देखो स्क्रीन रोको, पढ़ो, आगे चलो, स्क्रीन रोको, पढ़ो, आगे चलो। चलो आगे देखते हैं। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर हो चुका है। हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू कंसंट्रेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीज। जब तुमने एक्स और वाई मिलाया तो वॉल्यूम कम हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन? किस तरीके का डेविएशन होगा? देखिए जब हम बात करते हैं डेविएशन की, तो सबसे पहले तो आप इसको समझो, हमारे पास दो तरीके के हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होता है और चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होती है, ठीक। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होता और चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो नहीं होती। अगर चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी लेस देन जीरो है, तो नेगेटिव डेविएशन है, और अगर ग्रेटर देन जीरो है चेंज इन वॉल्यूम तो पॉजिटिव डेविएशन है और चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका एक्स और वाई को मिलाने पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है इसका मतलब रॉल्स लॉ जो है वो ओबे नहीं कर रहा, और डेविएशन हुआ है कैसा आपका? नेगेटिव डेविएशन। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग एक्स एंड वाई? अगर आप एक्स और वाई को मिक्स करोगे तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें, अभी जो हमने बताया था आपको कि डेल्टा वी भी जीरो है और डेल्टा एच भी जीरो है। डेल्टा एच जीरो का मतलब होता है एंथैल्पी नेगेटिव है। एंथैल्पी नेगेटिव तब होती है जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगला पार्ट, व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस ब्लड सेल वाटर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। हाइपोटोनिक होता तो बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती, तो वो जो उसका सॉल्वेंट होगा अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड सेल का सॉल्वेंट अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो श्रिंक हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो स्वेल कर जाएगा। याद रहेगा, अगर ब्लड का सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो श्रिंक कर जाएगा, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो स्वेल कर जाएगा। Why does the solution contain non-volatile solute have higher boiling point? क्यों non-volatile solute has higher boiling point than pure solvent? अच्छा, boiling point क्यों बढ़ जाता है? जरा मैं इसको समझाता हूं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर।
अगर मैं आपसे बात करूं, एक प्योर सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और एक मिक्सचर है। तो प्योर सॉल्वेंट जो है उसमें ये आपके सॉल्वेंट है वेपर बनने को तैयार, वेपर बनने को तैयार है, एक बात। दूसरी बात, अगर यहां पर मैं कहूं कि यहां पर मैंने कुछ मिक्सचर डाला है, यानी कि कोई सॉल्यूट डाला है, तो वो सरफेस एरिया जो है प्योर सॉल्वेंट जिनको वेपराइज होना है उनके लिए कम कर देगा, पहली बात फिजिकल बात। दूसरी बात, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन करेगा, तो केमिकली सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन करेगा जिसकी वजह से वेपर नहीं बन पाएगी। और दूसरी चीज, फिजिकली वो सरफेस कम कर देगा। अगर वेपर नहीं बन पाएगी तो वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आंसर पढ़ते हैं फिर भी इसका, कौन सा था ये, 41, 41 का आंसर देखते हैं। 41 यहाँ है। The boiling point of a solution containing a non-volatile solute is always higher than that of the pure solvent because vapor pressure of such solution is lower than that of pure solvent, and vapor pressure increase by increase in temperature, and the solution has to be heated to make more vapor pressure equal to atmospheric pressure। फिर बता रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे। अगला क्वेश्चन होगा कोई, हाँ, व्हाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड गिवन मास, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 256, डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। डब्ल्यू बी निकालो, डब्ल्यू ए दे रखा है 75 ग्राम, एम बी दे रखा है 256 ग्राम, एम ए बेंजीन का 78 ग्राम, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ 0.48, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई में मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा आपके, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब चेक करो, के एफ है तुम्हारे पास, गिवन मास है नहीं, मॉलिक्यूलर मास है, तो गिवन मास निकालना है, बाकी सब चीजें है चेक कर लो। बाकी सब चीजों को मैं येलो कर रहा हूं, डेल्टा टी एफ है, के एफ है, एम बी है और डब्ल्यू ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसोसिएट तो नहीं कर रहा, नहीं तो हमें वेंटो फैक्टर लगाना पड़ता। हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट पे क्या फर्क पड़ता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं तो जो सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे उनके लिए जगह कम बचती है, ये तो फिजिकल हुआ। दूसरा, केमिकली सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट कर जाता है तो वो उसको वेपर बनाने नहीं देता, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। एक बार आंसर देखते हैं 43 का। When non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point, वेपर प्रेशर पूछा है ना, चलो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये तो कुछ और जवाब दे, अरे 44 है भाई, 43 कहाँ गया ये रहा। When a non-volatile solute is added to a solvent, its vapor pressure decrease because some of the surface site आगे are occupied by solute molecule. Thereby, the fraction of the surface covered by the solvent molecule get reduced. Thus, less space is available for solvent molecule to vaporize. Therefore, vapor pressure reduce. इसने सिर्फ फिजिकल बताया, केमिकल नहीं बताया। आगे चलते हैं। An aqueous solution of sodium chloride, अब सोडियम क्लोराइड आ गया तो वेंटो फैक्टर आ गया 2। NaCl का वेंटो फैक्टर होता है 2।
एक्वस सोल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग बिलो 273, कितना वो नहीं बताया उसने। एक्सप्लेन द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। अच्छा, अब जब आप किसी चीज में कोई चीज डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं तो मैं दो बातें बताता हूं, मैं लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बताऊंगा और बॉइलिंग पॉइंट का भी बता दूंगा। ये आपके प्योर सॉल्वेंट का था ग्राफ, और ये आपके सोल्यूशन का है ग्राफ, ठीक। और ये है आपका वो कर्व जिसपे वो सॉलिड बनते हैं, यानी कि फ्रीज होते। पहले ये यहां फ्रीज हो रहा था, डेल्टा नॉट एफ, फिर उसकी वैल्यू गिर गई यहां पे और ये बन गया टी एफ। तो वो कह रहा है ये हुआ क्या, ये वाला कर्व अगर गिर गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका वेपर प्रेशर गिर गया, ये रहा आपका प्रेशर, और ये है आपका टेम्परेचर, ठीक। अगर इसी ग्राफ को मैं देखूं, पूरे ग्राफ को, और लगाऊं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा, ये ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो मान लो यहां पर कहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले अचीव हुआ था, कलर दिख रहा है, ये था उसका टी नॉट बी। अब उसका एकदम से ये वेपर प्रेशर गिर गया, तो उसको अपना वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, और यहां पर एक नया टेम्परेचर आपको दिखाई देगा टीबी, और ये चेंज कहलाएगा डेल्टा टीबी, ठीक है, ठीक है। और ये वो प्रेशर है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विलिब्रियम पर थे। तो मैंने दोनों बता दिया आपको, मैंने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों समझा दिए। जब वेपर प्रेशर गिरता है तो उसको अचीव करने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ता है, वो बता दिया। और जब वेपर प्रेशर गिरता है तो किस तरीके से प्रेशर का ग्राफ गिर जाता है, क्योंकि वहां पर एक पॉइंट ये सॉलिड वाला कर्व का होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, हो गया। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, गिवन मास दे रखा है दोनों का, एक का 18 ग्राम एक का 1 किलो, मोलिकुलर मास दे रखा है एक का 180 ग्राम और एक का 18 ग्राम, पानी का 18 ग्राम होता है। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लग जाएगा के एफ मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, सब कुछ है हमारे पास। फिर उसके बाद उसने पूछा था टीएफ क्या होगा, टीएफ होगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक। आगे चलते हैं, एक वन मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, पहले इसको देखो, Cl3 CCOOH is heated to its boiling point, the solution has boiling point इतना, डेल्टा टी आ गया, डेल्टा टी एफ टीबी, सॉरी टीएफ कह रहा हूं मैं, टीबी, डेल्टा टीबी आ गया 100.18 माइनस 100, कह रहा है मोलल एक्वस सोल्यूशन, अगर उसके अंदर कुछ ना मिला होता तो वो खाली एक्वस यानी कि पानी होता, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100। अब 100 माइनस 18 को मैंने माइनस कर दिए, में से माइनस कर दिया मैंने 100, डिटरमाइन द वेंट ऑफ फैक्टर निकाल देंगे अभी। यहां पर अभी आपके पास नाम दिया हुआ है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने को कह रहा है, देखो भैया ये डिसोसिएट हो जाएगा Cl3CCOO माइनस और H प्लस में, पानी में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता तो डाइमर शाइमर बना लेता, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो वेंट ऑफ फैक्टर बना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1 आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, ये आ गया आपका वेंट ऑफ फैक्टर। एक बात, डेल्टा टी बी हमारा इतना है,
डेल्टा टीबी से आप निकाल सकते हो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो आएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए दे रखा है, मल्टीप्लाई में डेल्टा, हाँ के एफ अपॉन में डेल्टा टी एफ, मल्टीप्लाई में 1000। ठीक, तो एम बी आ गया। अब वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो बराबर है 1 प्लस अल्फा के। हमें क्या निकालना है? वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर तो हमारा यहीं आ गया था। उसके बाद मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल दिया। ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी हो तो आप के सी भी निकाल सकते हो, सी अल्फा बाय सी वन माइनस अल्फा से सी कट जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बचेगा अगर मैं वन माइनस अल्फा को निग्लेक्ट कर देता हूं। पूरा क्वेश्चन करा दिया मैंने। अगला आइसोटोनिक सोल्यूशन बता दिया, वेंट ऑफ फैक्टर बता दिया, डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया। इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। वेंट ऑफ फैक्टर बता दिया। द मोलर मास ऑफ पॉलीमर आर डिटरमाइंड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एंड नॉट बाय मेजरिंग अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने बताया था ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मेजर हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, इसकी जो वैल्यू आती है डाइल्यूशन में वो बहुत बड़ी होती है। इधर ध्यान दो, ये रहा। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड क्यों यूज किया जाता है? द ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, और मोलैरिटी यूज की जाती है मोलैलिटी की जगह पर। एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्जर इवन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। आगे चलते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर आर डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। मॉलिक्यूलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सेम आ गया। आगे चलो, डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये पुराने हैं बेटा, 2011 12 13, तब देखो कितने आसान क्वेश्चन आते थे ऑस्मोसिस वॉस्मोसिस। अब पता नहीं क्या हो गया इनको। और फिजिक्स के पेपर में तो पता नहीं कौन सी माता आई थी। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब फिर से गिवन मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, सीधा क्वेश्चन है। वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा नहीं ग्लूकोज के अंदर। फ्रीजिंग पॉइंट सेम। आउटर हार्ड शेल ऑफ टू एग आर रिमूव। दो एग्स का बाहर का शेल हटा दिया। वन एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर एंड अदर एग इज प्लेस्ड इन सोडियम क्लोराइड वाला वाटर। ठीक है, व्हाट विल बी ऑब्जर्व एंड वाई। देखो, मान लो ये एग है और इसमें कुछ पोर्स है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं। इसको प्योर वाटर में रखा, तो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कम है एग से, तो पानी अंदर की तरफ जाएगा और अंडा थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा। अगर मैं यहां पर NaCl वाला पानी रखता हूं तो NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंडा पानी बाहर की तरफ छोड़ेगा और श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, अगला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 770 mm प्रेशर इज इतना। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम सच दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज दिस। डेल्टा टी बी आपको दे रखा है कितना? 100 माइनस 99.68। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के एफ, के बी दे रखा है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में 1000। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं? मोलिकुलर मास दे रखा है उस चीज का, वो पूछ रहा है कितना ऐड किया जाए। हो गया क्वेश्चन। और पानी का वो दे रखा है 500 ग्राम। अब यहां 500 ग्राम रखेंगे डब्ल्यू ए की जगह पे, डब्ल्यू बी पता करना है, और किसमें कितना है उसका मॉलिक्यूलर मास? 342,000। के एफ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स एनी वन एप्लीकेशन। आ जाओ, वो हम आंसर में पढ़ते हैं।
Henry law states that at a constant temperature, solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. तो वो कह रहा है जो solubility है गैस की वो डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, दूसरी बात पार्शियल प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी को ही दिखाने के काम आता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? पहला, स्कूबा डाइवर जो डूबता है वो अपने सिलेंडर में जो गैस लेके जाए उसके अंदर एयर ना हो, सिंपल एयर ना हो, उसके अंदर O2 हो और हीलियम गैस हो और नाइट्रोजन हो। तो नाइट्रोजन को कम करके हम हीलियम क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, वो हाई प्रेशर पर भी घुलती नहीं है। अगर हम खाली नाइट्रोजन ले जाते तो वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती और जब ऊपर आ रहा होता वो स्कूबा डाइवर तो वो अनडिसॉल्व होके एक ब्लड की वेन में बैंड की कंडीशन पैदा करती जिससे वो बेहोश वगैरह हो सकता है। आगे अब एक इसने दे रखा है यहां पर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेज, जो हम पेप्सी वगैरह पीते हैं उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम पानी में डिसॉल्व करते हैं उसके वो किस लॉ पे काम करती है? हेनरी के लॉ पे। एक दो, तीसरा ये बोल सकते हैं हम कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहां पर जो आपका प्रेशर होता है बहुत कम होता है, इसलिए वहां पर एयर को इनहेल करना या फिर उसके अंदर जो आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उससे लेना मुश्किल हो जाता है। इन सबको मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ। हेनरी लॉ की बात चल रही ना, देखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहली तो वही कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा बॉटल में किस तरीके से ऐड की जाती है, हाई प्रेशर पे, हेनरी लॉ पे डिपेंड करती है। स्कूबा डाइवर वाला बता दिया, अ स्कूबा डाइवर मस्ट कॉप विद हाई कंसंट्रेशन डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो कि हमारी होती है नाइट्रोजन इन ब्लड। व्हेन डाइवर कम टुवर्ड्स द सरफेस, जब वापस आ रहा होगा, pressure gradually decrease, this releases the dissolved gas and leads to formation of the bubble of nitrogen in blood. This block capillary, जो कैपिलरी को रोक देगा और क्रिएट करेगा एक मेडिकल कंडीशन जिसे हम कहते हैं बैंड, जो बहुत पेनफुल और डेंजरस होती है लाइफ के लिए। ये हमारा कॉम्पोजिशन है। 11.7% हीलियम ज्यादा डाली है और नाइट्रोजन को कम किया और ऑक्सीजन भी जो एटमॉस्फेयर में होती है उससे ज्यादा डाली है। एट हाई ऑल्टीट्यूड, मैंने बताया था अभी, पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का बहुत कम हो जाता है ग्राउंड के लेवल में। दिस लीड्स टू अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड और क्लाइंब। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर टू बिकम वीक, अनेबल टू थिंक क्लियरली। सिम्टम्स और कंडीशन, इस तरीके की सिम्टम्स और कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया। ये जो एनोक्सिया वर्ड बोला है पीछे, बैंड कंडीशन बोलिए, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे 1 मार्क्स में। आगे चलते हैं। हेनरी लॉ हो गया, उसकी एप्लीकेशन हो गई। ईशान ऑटोमोबाइल रेडिएशन इज फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर। अच्छा, गिवन मास दे रखा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कितने ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मस्ट ईशान एड टू गेट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, कहता है ईशान के ऑटोमोबाइल में रेडिएटर में 1 किलो पानी भरा हुआ है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है सॉल्वेंट का। इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि एमबी दे रखा है। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लेना। ठीक, अच्छा दे ही रखा है 62 ग्राम, ये लो, ये भी दे रखा है। कितना डाले? WA मांग रहा है, WB मांग रहा है। फिर वही फॉर्मूला आपका, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू मोलर KF मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में गिवन मास मल्टीप्लाई में 1000, और यही आपका खुलेगा WB अपॉन में MB में। ठीक है, कई बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम अभी इसी वाली वीडियो में। आगे चलते हैं। When 19.5 ग्राम of FCH2COOH
is dissolved in 500 ग्राम of water. Depression in freezing point is this. Calculate the degree of dissociation. अब पहले आप इसको समझो। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने आपको फ्री में क्वेश्चन करा दिया था। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये मुझे ये देता है 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर जो आता है वो आता है 1 प्लस अल्फा। एक बात, अब वो कह रहा है मैं आपको सारी चीजें दे रहा हूं, गिवन मास दे रहा हूं और मॉलिक्यूलर मास दे रहा हूं। लो अब आप निकालो एम बी गलत वाला, वो होता है डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई में के एफ, एफ ही है ना फ्रीजिंग पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में 1000। और एम बी मुझे पता है, नाम क्या दे रखा है उस केमिकल का, FCH2COOH। ठीक है, तो एम बी मुझे पता है, करेक्ट आंसर जो है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए, वेंट ऑफ फैक्टर को बराबर रखा, नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। तो आपका अल्फा आ जाएगा। ठीक, समझो इस बात को। बेंजोइक एसिड इज एसोसिएट, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकलेगा, जरा ध्यान देना, थोड़ा क्वेश्चन बदल गया। ये बेंजोइक एसिड है, वो एसोसिएट करता है और डाइमर बनाता है, दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक डाइमर बना लेते हैं। अच्छा, तो पहले तो आप उस टू को हटाओ, इसको मैं, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड बी ए बोल रहा हूं इसको, और बी ए का हाफ डाइमर, फिर 1 0 1 माइनस अल्फा हाफ अल्फा। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हुआ, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। ठीक, लग गया वेंट ऑफ फैक्टर। ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस अल्फा बाय 2। इसलिए डिग्री ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है एसोसिएशन का 1 से छोटा होता है। साथ साथ रिवाइज करते चला करो। आगे ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको 6.1, यानी कि गिवन मास दे रखा है बेंजोइक एसिड का इन 100 ml ऑफ बेंजीन इज 6.5। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड बता दूंगा अभी। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। या फिर आप इसमें अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, निकल जाएगी यहां से। वैसे पाई आपको दे रखा है, सी आर टी दे रखा है, फिर से वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लो, पाई अपॉन में सी आर टी। सी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, आर टी आपको सब दे रखा है। अब जो यहां से वेंट ऑफ फैक्टर आएगा उसको बराबर रख दो 1 प्लस अल्फा बाय 2 के, तो अल्फा आ जाएगा। फिर आप अल्फा कैसे, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, अल्फा डिवाइड बाय टोटल 1 माइनस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई में 100। इसको एक बार चेक कर लो, बाकी सारी बातें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2। यहां तक हमने कर लिया था, आई निकाल लिया था और अल्फा की वैल्यू निकाल ली। इतनी अल्फा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई से छोड़ो, फिर बाकी सारी कोई भी चीज नहीं करनी, आपको सिर्फ इस अल्फा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसका फ्रैक्शन नहीं निकालना। ठीक, जल्दी से इसके आंसर को पढ़ो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ml of acetic acid, 3 ml of acetic acid जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, डिसॉल्व करता है 30 ग्राम बेंजीन में और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाता है 0.45 डिग्री सेल्सियस का। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले आप लोगे, यहां वॉल्यूम दे रखा है आपको 3 ml, 0.3 ml, और उसको डिसॉल्व किया गया है, उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है
60 ग्राम 30 ग्राम बेंजीन में WA दिया हुआ है आपको, ठीक है, और वो आपको डेल्टा TF दिखा रहा है 0.45। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, KF बाय डेल्टा TF। इससे हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। वेंट हॉफ फैक्टर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फिर वो कहता है ये डिसोसिएट हुआ है क्या, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो जो आपका CH3COOH है उसको एसोसिएट कर दो। डाइमर बनाया उसने, क्या बनाया, डाइमर बनाया। फिर वही जो अभी थोड़ी देर पहले कराया था, इस 2 को हटाओ और यहां ले जाके हाफ बना दो, 100 वाला लगाओ। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है आपका एसोसिएशन का, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी कि 1 माइनस अल्फा बाय 2। इसको इक्वेट कर दो यहां पर 1 माइनस अल्फा बाय 2, इससे आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो वो होगा अल्फा मल्टीप्लाई में 100, ठीक। दिक्कत बस बेटा यही है कि यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए जो मुझे गिवन मास चाहिए उसको मैं 0.3 ग्राम ही लूंगा। डेंसिटी यहाँ दी ही नहीं रखी कोई एसिटिक एसिड की, तो मैं उसको ले लूंगा 1 ग्राम पर ml। बाकी आप देख लेना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। बस मुझे इस चीज में डाउट है, ये गिवन मास क्या लिया जाएगा, बाकी सारा ठीक है। आगे चलते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, सेम क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं होगा तो मुझे बताना। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ, अब यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर आपको साफ साफ 2 दे रखा है, जब वो KCl दे देता है तो वेंट ऑफ फैक्टर हो गया आपका 2। अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है एज्यूम KCl टू बी 92% आयनाइज, तो उसने आपको 92% दे दिया, तो अब चीज देखनी पड़ेगी। अब हम इसको I इक्वल्स टू 2 नहीं लेंगे, KCl को अगर मैं डिसोसिएट करता हूं K प्लस Cl माइनस में, तो 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो वेंट ऑफ फैक्टर आता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, यानी कि 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा 92% के हिसाब से हो जाता है आपका 0.92, तो आपका जवाब आएगा 1.92। ये वेंट ऑफ फैक्टर पे ध्यान दो बेटा, ये पहली बार हमारा वेंट ऑफ फैक्टर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी पॉइंट में आया। अब ठीक है, अब फिर फॉर्मूला लगा दो, क्या निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I KF मोलैलिटी। I है 1.92, KF दे रखा है, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में 1000, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, दोनों का दे रखा है, हो गया क्वेश्चन। डेल्टा TF आ गया, तो आपका TF क्या होगा, T0F प्लस डेल्टा TF। आगे चलते हैं। 0.01 m स्मॉल m दे रखा है इस बारी ऑफ AlCl3 फ्रीजिंग इज दिस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। AlCl3 को पहले आप तोड़ो Al प्लस 3Cl में, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा 3 अल्फा, तो वेंट ऑफ फैक्टर आ गया 1 प्लस 3 अल्फा। अच्छा अब फॉर्मूला मांगा क्या उसने, परसेंटेज डिसोसिएशन मांगा। अब आप यहां से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे या डेल्टा TF निकाल लो, डेल्टा TF निकालोगे वो होगा KF मल्टीप्लाई में मोलैलिटी। मोलैलिटी उसने दे रखी है 0.01, ध्यान रखना है मोलैलिटी है, KF उसने दे रखा है 1.86 पानी के लिए, तो डेल्टा TF आ जाएगा। अब
अभी हम कर रहे थे, देखो वेंटो फैक्टर अभी हमने करा था नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली कितनी है वो, फ्रीज एट -0.068, तो वो हो गया आपका 0.068, क्योंकि 0 पे होना चाहिए था फ्रीज, ठीक है, लेकिन वो 0.068 पे हो रहा है, और जो यहां से निकाला वो यहां रखा, आपका वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। एक बात तो ये हुई, और वो वेंट ऑफ फैक्टर हम किसके बराबर रख देंगे, 1+3 अल्फा, और यहां से आपका अल्फा आ जाएगा, और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन सॉरी डिसोसिएशन हो जाएगा अल्फा इनटू में 100। अब चेक करो, चलिए आगे चलते। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, गिवन मास दे रखा है सॉल्यूट का, मोलिकुलर मास दे रखा है सॉल्यूट का, गिवन मास दे रखा है सॉल्वेंट का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार हमें एसोसिएशन करना है। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कंटेन द बेंजोइक एसिड, यहां उसने बोला नहीं है लेकिन ये एसोसिएट करके डाइमर बनाएगा, ठीक है, यह एसोसिएशन हमने पहले भी देख रखा है। C6H5 COOH के दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे और बनाएंगे C6H5 COOH होल ट्वाइस, ठीक है। फिर ये रिएक्शन लिखेंगे, इस 2 को उठा के यहां से यहां ले जाएंगे और ये हाफ हो जाएगा, 1 0 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय 2, तो वेंटो फैक्टर आया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, जिसका मतलब है वेंटो फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। इसको पकड़ लो, एक चीज। दूसरी चीज, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सेम केस, डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए, अब तक तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, के एफ डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में 100, और वेंट ऑफ फैक्टर होगा एम नॉर्मल मास डिवाइड बाय कैलकुलेटेड या एबनॉर्मल मास इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। सेम क्वेश्चन, फिर अल्फा निकलेगा और फिर परसेंटेज ऑफ अल्फा होगा जो भी आपका अल्फा है मल्टीप्लाई में, ठीक। दोनों क्वेश्चन, एक डिसोसिएशन के लिए एक एसोसिएशन के लिए। आगे, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, व्हेन 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिलाया जाता है, द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। तो तुम्हें ये बोलना है बेंजोइक एसिड बेंजीन के अंदर एसोसिएट कर जाता है, जब भी आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो वो एसोसिएट कर जाता है, और अगर 1 की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो डिसोसिएट कर जाता है। तो यहां आपको बताना है वो एसोसिएट करके डाइमर बनाता है। अच्छा, तो एक तो हम यहां पे इस बात को समझते हैं, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में आपका जो वेंट हॉफ फैक्टर आता है वो आता है 1 प्लस एन अल्फा, और एसोसिएशन में जो आपका वेंट हॉफ फैक्टर आता है वो आता है 1 माइनस एन अल्फा। एक बात तो, डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और एसोसिएशन में जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो लेस देन 1 होता है। और बताओ कोई बात, अभी एसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे सीखा, डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करता है। एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है और मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन में एसोसिएट होता है या इंक्रीज होता है। ये लो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पहले, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, क्योंकि पहले ए और बी इंट्रैक्शन ताकतवर थी और अब कमजोर हो गई है, क्योंकि पहले इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन प्रोटेक्ट देन अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन, कैसे प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल एक्शन से, ये आप कैसे समझाओगे।
देखो, जो बैक्टीरियल एक्शन होता है हमारे फ्रूट में, वो होता है उस फ्रूट में जो पानी प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर की वजह से उसमें फंगस या कुछ भी पड़ सकता है। हमने क्या किया, उसके ऊपर शुगर लगा दिया। शुगर ने क्या किया, कंसंट्रेशन बाहर बढ़ा दी, उसने सारा का सारा पानी बाहर कर दिया। ठीक है, तो वो जो भी फ्रूट था अब वो ड्राई होने लग गया। ठीक है, अब वो अगर सूखा रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह नहीं पड़ेंगे। उसके पानी के, उसका जो पानी का कंटेंट था उसी की वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे। और शुगर ने क्या किया, ऑस्मोसिस करके उसके पानी को बाहर कर दिया। 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रिवेंट सोल्यूशन होता। 300 केल्विन पर 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98। अच्छा, if the osmotic pressure is 1.52 at the same temperature, what would be the concentration? उसकी concentration क्या होगी? अच्छा, तो पहले तो पाई का फॉर्मूला लिखो। पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। पाई वन, उसने कहा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मतलब सी वन, तो ठीक है। पाई टू आई सी टू आर टी, टी सेम है, तो आप लिख सकते हो आई सी वन इक्वल्स टू आई सी टू। अगर वो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ही नहीं है, आइसोटोनिक नहीं है, सी वन सी टू अलग है, तो आप कह सकते हो यहां पे सी को खोलना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में। पाई वन इज इक्वल्स टू आई एन अपॉन वी वन आर टी। शायद उसने वी ही अलग रखा है, 1 लीटर दे रखा है, दूसरे का नहीं दे रखा। पाई टू इज इक्वल्स टू आई एन अपॉन वी टू आर टी। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो पाई वन वी वन इज इक्वल्स टू एन आर टी, पाई टू वी टू इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो पाई वन वी वन इज इक्वल्स टू पाई टू वी टू बन जाएगा। एक इक्वेशन आ गई। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कंसंट्रेशन मांग रहा है वो। तो पाई वन दे रखा है उसने 4.98 और पाई टू भी दे रखा है 1.52। ठीक है, वी वन दे रखा है इसने 1 लीटर, वी टू नहीं दे रखा, तो यहां से वी टू आ जाएगा। एक काम हो गया। अब क्या करें, टेम्परेचर दे रखा है उसने, हमने यहां नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट किए थे, एन वन का एन टू के बराबर लिया था। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कंसंट्रेशन वन वी वन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टू वी टू। वी वन और वी टू मेरे पास है, एक की कंसंट्रेशन दी हो तो दूसरे की आ जाएगी। थर्टी ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर। लो, 30 ग्राम से हम एक की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अब एक की कंसंट्रेशन हमने निकाल ली सी वन की, सी टू की निकालनी है। सी वन मल्टीप्लाई में वी वन बाय वी टू इज इक्वल्स टू सी टू। अब सी वन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर नंबर ऑफ मोल्स कितना, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर। ठीक है, और वी वन बाई वी टू तो हमारे पास है ही। इस तरीके से आपका C2 आ जाएगा। चेक करो, इस क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं बेटा, इसमें अगर कोई गड़बड़ हो तो बता देना। ठीक है, दोबारा कंसीडर कर लेंगे। आगे चलते हैं। 4% बाय मास, ये इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं। अ 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271.15 के। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। पहले तो आप 4% को तोड़ो। 4% का मतलब 4/100। तो गिवन मास दे रखा है सॉल्यूट का, गिवन मास दे रखा है सॉल्वेंट का,
नाम दे रखा है सॉल्यूट का सुक्रोज, तो उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, और वाटर Ma दे रखा है। एक काम, अब यहां से डेल्टा टीएफ निकालो। डेल्टा टीएफ भी दे रखा है 273.15 माइनस 271.15। डेल्टा टीएफ होता कितना है, डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई में डेल्टा के एफ अपॉन में डेल्टा टी एफ। अब सब कुछ दे रखा है, यहां पे सिर्फ एक के एफ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में पहले के एफ निकालना है। निकाल लिया के एफ निकालने के बाद इसी इक्वेशन को दोबारा रखना है, डेल्टा टी एफ डैश डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए अब है 5%। सेकंड केस के लिए 5% है आपका, और 5% का मतलब है 5/100। ये है आपका डब्ल्यू बी डैश, ये तो डब्ल्यू एस ही है। के एफ अब जो ऊपर से निकाला था वो रखेंगे, डेल्टा टी एफ मॉलिक्यूलर मास हमारा वही है, ठीक। और इस बार हमें डेल्टा टी एफ ढूंढना है, चेक कर लो आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जहां उसने मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला तो वेंट ऑफ फैक्टर आ गया 3, और कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अगला 10% सोल्यूशन, अभी 10% वाला क्वेश्चन करा था, चेक कर लेना, नहीं हो तो बताओ। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, एक Mg और एक SO4, वेंट ऑफ फैक्टर 2 है, क्वेश्चन सीधा है। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, वेंट ऑफ फैक्टर फिर से 2 आ गया, और कोई नया चेंज नहीं है, सीधे क्वेश्चन। एज्यूम वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl इज 1.87, ठीक है। अच्छा, वेंट ऑफ फैक्टर 1.87 दे रखा है, एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ द NaCl, ठीक है ठीक है ठीक है, एज्यूम दैट कंप्लीट डिसोसिएशन, वो तो अलग क्वेश्चन है कंप्लीट डिसोसिएशन वाला। नीचे वाले में आपको सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर 1.87 दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन है दोनों। अगला 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम, दोनों के गिवन मास दे रखे हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट निकल आएगा, हाँ। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आसान है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो आपका डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और ये हुआ आपका टी एफ यानी कि टी नॉट एफ प्लस डेल्टा टी एफ। 5% करा चुका हूं मैं आपको ऐसा क्वेश्चन। सेम है, सेम है, सेम। HOCH2CH2OH is added in your car to 5 ग्राम glycol, ठीक है। डिसोसिएट हो जाएगा, ये वेंट ऑफ फैक्टर आएगा वही 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, K2SO4, तो इस बार I बन जाएगा आपका 3, फिर वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर वो उसका पाई इक्वल्स टू ICRT का फॉर्मूला लगेगा। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सेम है। जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोले तो वेंट ऑफ फैक्टर मत लेना, 5% वाला। सेम है, ठीक है। यहां आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके वेंट ऑफ फैक्टर वाले आ रहे हैं। वेंट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चनों में एक बात समझ लो, वेंट ऑफ फैक्टर अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें कितने आयंस हैं उसके बराबर हो जाएगा। अगर वो आयनिक नहीं है तो वेंट ऑफ फैक्टर हम नहीं लेंगे, पानी में डालने पर वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता तो वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लेंगे। अगर वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 वाला। आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा जो 1 माइनस अल्फा वाला जोड़ दो, और बिफोर डिसोसिएशन 1 हो जाएगा।
एसोसिएशन के अंदर वो डाइमर या ट्राइमर बनाएगा, फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस जो भी है अल्फा बाय एन। डाइमर है तो 2 आ जाएगा नीचे, ट्राइमर है तो 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यही आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अगर यहां तक क्वेश्चन नंबर 80 तक किसी क्वेश्चन में डाउट हो जो मैंने बीच में रोक दिया था, तो आप सिर्फ लिख के डाल देना, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। वैसे आसान सा चैप्टर था, 1 घंटे 15 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, इसको देखो और अगर कोई और डाउट वाउट हो तो उसको भेजो। नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद उठाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।